अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा व तालिबात, मैं हूँ सैयद अरसलान बुखारी, आपका केमिस्ट्री का टीचर। बच्चों, आज हम एक बहुत अहम मौजू के ऊपर बहस करने जा रहे हैं। हमारा आज का मौजू होगा पीएच स्केल। हम पढ़ेंगे कि पीएच स्केल क्या है, इसको किस तरीके से बनाया गया, क्यों बनाया गया और ये कहाँ कहाँ हमारे काम आता है। तो चलिए वक्त नहीं ज़ाया करते और आपको लेके चलते हैं केमिस्ट्री की दुनिया में। तो आइए तलबा, चलते हैं टॉपिक 10.11 10.11 जिसका नाम है पीएच स्केल। बच्चों, पीएच स्केल किस लिए इस्तेमाल होता है, पीएच हम कहते किसको हैं, इसको निकालते किस तरह है, ये आज का हमारा डिटेल्ड टॉपिक होगा। बच्चों, पीएच स्केल को निकालने से पहले, इसको पढ़ने से पहले इसकी इब्तिदा की तरफ चलते हैं और वो हमें लेके जाएगा पानी की ऑटो आयोनाइजेशन की तरफ। पानी की ऑटो आयोनाइजेशन। अब ये ऑटो आयोनाइजेशन से क्या मुराद है, इसके लिए 9th क्लास का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट याद कीजिए, जहां आपने पढ़ा था कि जब कभी भी हम किसी मरकब को, किसी कंपाउंड को, बिलखसूस किसी आयनिक कंपाउंड को पानी में डिसॉल्व करते हैं तो वो आयोनाइज हो जाता है, वो अपने आयंस में कन्वर्ट हो जाता है, इसीलिए आपने उसको नाम दिया था इलेक्ट्रोलाइट का। अब ये ऑटो आयोनाइजेशन क्या चीज़ है? ऑटो आयोनाइजेशन पानी की होती है और पानी जिसका फॉर्मूला आप सबको पता है H2O है। हमें पानी के लिए कुछ भी नहीं करना पड़ता और पानी खुद ब खुद आयंस के अंदर तब्दील हो जाता है, कुछ भी नहीं करना पड़ता। जैसे नहम क्लास में आप पढ़ कर आए थे कि आयंस बनाने के लिए या तो आप उस चीज़ को उठा के पानी में हल करते हैं या उसके अंदर से करंट पास करते हैं, लेकिन यहाँ ना पानी को किसी में हल करना पड़ रहा है, ना ही हम उसमें से करंट पास कर रहे हैं, जबकि पानी खुद ब खुद अपने आयंस में कन्वर्ट हो रहा है। इस प्रोसेस को ऑटो आयोनाइजेशन का नाम दिया जाता है और कुछ जगहों पे इसको सेल्फ आयोनाइजेशन भी लिखा गया है। तो अजीज तलबा, इसको ऑटो आयोनाइजेशन भी कहा गया और इसको ऑटो आयोनाइजेशन भी लिखा जाता है और इसको सेल्फ आयोनाइजेशन भी लिखा जाता है। हमें कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, जस्ट आप पानी रखेंगे एक बर्तन में, उसमें खुद ब खुद आयंस बन जाएंगे। गो के आयंस बहुत कम बनते हैं। इनकी ये जो आयंस बने हुए हैं, इन आयंस की कंसंट्रेशन जो है, इनकी जो कंसंट्रेशन है बच्चों, वो बड़ी कम बनती है। ये जो साइन मैं लगा रहा हूं, ये साइन है कम कंसंट्रेशन का। इनकी आयंस की मिकदार बड़ी कम होती है और नहम क्लास में आपने पढ़ा था कि जब आयंस कम मिकदार में बन रहे हो तो उसको हम कहते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट या कमजोर इलेक्ट्रोलाइट। तो पानी जो है उसके बारे में याद रखिएगा कि पानी एक कमजोर इलेक्ट्रोलाइट है, ये एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है। तो पानी एक कमजोर इलेक्ट्रोलाइट है क्योंकि इसके जो आयंस बनते हैं उनकी कॉन्सेंट्रेशन, उनकी मिकदार बड़ी कम होती है, यानी सारे के सारे मॉलिक्यूल्स आयंस के अंदर तब्दील नहीं होते। सिर्फ आप पानी को एक बर्तन में रखेंगे तो उसके अंदर खुद ब खुद उसके आयंस बन जाएंगे और इस तरह बनेंगे। अब चैप्टर नंबर 9 के मुताबिक हम इस रिएक्शन की केसी एक्सप्रेशन निकालेंगे। तो इस रिएक्शन की जो केसी एक्सप्रेशन निकलेगी बच्चों, वो होगी केसी इज इक्वल टू, हमने पढ़ा था कि यह हासिल ज़र्ब होगा H पॉजिटिव की कॉन्सेंट्रेशन और OH नेगेटिव की कॉन्सेंट्रेशन के, और डिवाइड करेंगे उसको पानी की कॉन्सेंट्रेशन के साथ। तो ये केसी एक्सप्रेशन निकालने का तरीका बहुत डिटेल में हम गुज़िश्ता चैप्टर के अंदर इसको पढ़ चुके हैं। तो ये इसकी केसी एक्सप्रेशन इक्विलिब्रियम पर निकलेगी और जब ये केसी एक्सप्रेशन हम निकाल लेंगे तो चूंकि हमने पानी की मिकदार, पानी की कॉन्सेंट्रेशन में हम किसी किस्म का कोई चेंज नहीं लेकर आए, तो चूंकि पानी की कॉन्सेंट्रेशन में कोई चेंज नहीं आया, इसलिए हम क्या करते हैं, हम पानी को इस तरफ से उठा के इधर ले जाते हैं।
यानी Kc भी कांस्टेंट है जिसका नाम है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, और पानी की मिकदार को भी हमने क्या कर दिया, कांस्टेंट। तो दोनों कांस्टेंट्स को हम एक ही जगह पर इकट्ठा करेंगे, तो ये बन जाएगा Kc और उसको ज़र्ब करेंगे पानी की कॉन्सेंट्रेशन के साथ, जबकि इस साइड पे आ जाएगा हासिल ज़र्ब H पॉजिटिव की कॉन्सेंट्रेशन और OH नेगेटिव की कॉन्सेंट्रेशन का। अब चूंकि पानी भी कांस्टेंट है, उसकी भी मिकदार तब्दील नहीं हो रही, कॉन्सेंट्रेशन Kc भी कांस्टेंट है, तो दो कांस्टेंट्स जब उनको हम मल्टीप्लाई करते हैं, जब दो कांस्टेंट्स का हासिल ज़र्ब लेते हैं, तो एक नया कांस्टेंट हमारे सामने आता है। जाहिर है दोनों चीज़ें तब्दील नहीं हो रही हैं, तो उनके हासिल ज़र्ब जो होगा वो भी एक फिक्स्ड चीज़ ही हमारे सामने आएगी और उसको हम लिखेंगे KW के नाम से। तो KW हमारे पास निकल रहा है हासिल ज़र्ब H पॉजिटिव की कॉन्सेंट्रेशन और OH नेगेटिव की कॉन्सेंट्रेशन। बच्चों ये एक नई चीज़ है आपके लिए जिसको गुज़िश्ता चैप्टर के अंदर हम लोग नहीं पढ़े थे। इस चीज़ का नाम है, इसको पहले हम हाईलाइट कर लेते हैं। अजीज़ तलबा, चूंकि आप गौर से देखें कि H पॉजिटिव क्या है, हाइड्रोजन आइन, और OH नेगेटिव क्या है, हाइड्रोक्साइड आइन। ये दोनों आइंस कहाँ से बने हैं, जब पानी आइंस में तब्दील हुआ है, जब पानी की आयोनाइजेशन हुई है, जिसका नाम है सेल्फ आयोनाइजेशन। इसीलिए इस KW को कहा जाता है आयनिक प्रोडक्ट, पानी का आयनिक प्रोडक्ट। बच्चों नाम पे गौर कीजिए, आयनिक प्रोडक्ट का मतलब क्या हुआ? आयनिक प्रोडक्ट का मतलब हुआ जो आइंस बन रहे हैं उनका प्रोडक्ट, यानी उनका हासिल ज़र्ब। तो किसी भी चीज़ की, यहाँ चूंकि हम पानी की बात कर रहे हैं, तो पानी के जो आइंस बनेंगे, जब हम उनकी मोलर कॉन्सेंट्रेशन का हासिल ज़र्ब ले लेंगे तो उसका नाम होगा आयनिक प्रोडक्ट, और ये कांस्टेंट होगा। इसकी मिकदार जो है, ये जो अमाउंट निकलेगी, इसकी जो वैल्यू निकलेगी वो कांस्टेंट होगी। इसीलिए कुछ किताबों में आयनिक प्रोडक्ट के अलावा इसको आयोनाइजेशन कांस्टेंट भी लिखा जाता है। तो इसको आयोनाइजेशन कांस्टेंट भी कहते हैं। ये दो नाम हैं और मैं चाहूंगा कि तमाम तलबा इसको अपनी किताब के ऊपर इस दूसरे नाम को लिख लें, क्योंकि आपकी किताब में इसको आयनिक प्रोडक्ट कांस्टेंट लिखा हुआ है, जबकि इसको आयोनाइजेशन कांस्टेंट भी कुछ किताबों में कहा जाता है। और बहरहाल इसको निकालने का तरीका क्या है कि कितने पॉजिटिव आइंस हैं और कितने नेगेटिव आइंस हैं, दोनों को मल्टीप्लाई, दोनों का हासिल ज़र्ब। अब अगर हम पानी की बात करते हैं तो KW खास तौर पे पानी के लिए है, क्योंकि W वाटर से को शो करता है। अजीज तलबा, ये जब हमने कैलकुलेट किया हुआ है तो ये कैलकुलेट करके तकरीबन 1.4 1.4 1.0 इंटू 10⁻⁻14 ये कैलकुलेशन हम कर चुके हैं लेबॉर्ट्री के अंदर, और ये कैलकुलेशन हमने कैसे की हुई है या बड़ी क्लासेस के अंदर जाके स्टडी करेंगे। बहरहाल इसका जो आंसर निकलता है, यानी जब हम पानी की सेल्फ आयोनाइजेशन करते हैं और हम देखते हैं कि उसके आइंस बने हैं, तो उनका जो हासिल ज़र्ब, उसकी वैल्यू निकलती है, वो है 1.0 1.0 इंटू 10⁻⁻14। लेकिन साथ ही साथ ये मेंशन करना भी बहुत ज़रूरी है कि ये 25 डिग्री सेल्सियस यानी 25 डिग्री सेल्सियस पर ये वैल्यू हमने निकाली हुई है। अगर आप इसके साथ ये मेंशन नहीं करते हैं तो यहाँ पे एक सवालिया निशान आ जाएगा कि ये वैल्यू किस टेम्परेचर पर है। और 25 डिग्री सेल्सियस मेंशन करना ये भी ज़रूरी है क्योंकि ये रूम टेम्परेचर कहलाता है और हमने इसको रूम टेम्परेचर के ऊपर ही मेजर किया हुआ है। तीसरी बात, जिन बच्चों ने गुज़िश्ता चैप्टर नंबर 9 पढ़ा है और वहाँ पे उन्होंने मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी, उसमें वाज़े तौर पे बता दिया गया था कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की जो वैल्यू होती है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, और अगर टेम्परेचर चेंज हो, अगर दर्जा हरारत को चेंज किया जाए तो उससे इक्विलिब्रियम पे फ़र्क पड़ता है। तो चूंकि ये भी सारी इक्विलिब्रियम की टर्म है, इसलिए टेम्परेचर को फिक्स रखना पड़ेगा। अगर आप इस 25 डिग्री सेल्सियस को बढ़ाते हैं तो ये वैल्यू भी तब्दील हो जाएगी। तो इस वैल्यू को हमने 25 डिग्री सेल्सियस पर निकाला है, इसलिए हम इसको 25 डिग्री सेल्सियस साथ में मेंशन करेंगे। तो अजीज तलबा, ये आपके पास इसका जवाब निकलता है, इसका आंसर ये निकलता है, ये वैल्यू निकलती है।
इसको हम आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, पानी का आयनिक प्रोडक्ट कांस्टेंट के नाम से जानते हैं। अजीज तलबा, आप लोग छोटी क्लासेस से एक बात पढ़ते आ रहे हैं कि जब कभी भी कोई चीज आयंस में कन्वर्ट होती है, जैसे यहां पानी, तो जितने उसके पॉजिटिव आयंस बनते हैं उतने ही उसके अंदर नेगेटिव आयंस भी बनते हैं। तो ये जो वैल्यू हमारे सामने लिखी हुई है, इस वैल्यू को हम यूं भी लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं KW। KW निकालने का तरीका क्या है? हासिल ज़र्ब H पॉजिटिव का और OH नेगेटिव का, और जब हमने इसको 25 डिग्री सेल्सियस पे लेबोरेटरीज में कैलकुलेट किया तो आंसर निकला 1.0 इंटू 10⁻⁻14। अब चूंकि ऊपर हम बयान कर चुके हैं कि जितने पॉजिटिव आयंस बनेंगे, यानी जितनी कॉन्सेंट्रेशन H पॉजिटिव की होगी उतनी ही कॉन्सेंट्रेशन OH नेगेटिव की होगी। यह बात बड़ी जाहिर है कि जितने पॉजिटिव आयंस बनते हैं किसी भी चीज के आयोनाइज होने से, उतने ही नेगेटिव आयंस बनते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि अगर हम इनको अलग अलग निकालना चाहते हैं, यानी हम देखना चाहते हैं कि हाइड्रोजन की कितनी कॉन्सेंट्रेशन है, क्योंकि अजीज तलबा ये तो इन दोनों का हासिल ज़र्ब है। अगर आप इसमें से H पॉजिटिव की कॉन्सेंट्रेशन अलग निकालना चाहते हैं, OH नेगेटिव की अलग निकालना चाहते हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा? मैं इस वैल्यू को, इस चीज को दोबारा लिखूंगा, और ये पॉइंट समझना है क्योंकि ये कंफ्यूजिंग पॉइंट है, इसलिए मैं इसके ऊपर ज्यादा फोकस कर रहा हूं। चूंकि ऊपर हम पढ़कर आए हैं कि H पॉजिटिव की कॉन्सेंट्रेशन और OH नेगेटिव की कॉन्सेंट्रेशन का हासिल ज़र्ब है 1.0 इंटू 10⁻⁻14, और हम पढ़कर आए हैं कि जितनी H पॉजिटिव है उतने ही OH नेगेटिव है। तो क्यों ना हम ऐसा करें कि जितने H पॉजिटिव हैं उतने ही OH नेगेटिव हैं, तो क्यों ना हम ऐसा करें कि हम OH नेगेटिव को भी H पॉजिटिव ही लिख दें और हम कह दें कि H पॉजिटिव का स्केयर है। अजीज तलबा, मैंने इसका स्केयर इसलिए लिया है क्योंकि H पॉजिटिव तो आपको नजर आ रहा है और OH नेगेटिव भी उतने ही हैं जितने H पॉजिटिव हैं। तो इसका मतलब है दोनों की जब कॉन्सेंट्रेशन सेम है, बराबर है, तो मैंने एक ही H पॉजिटिव को 2 दफा लिख के यानी उसका स्केयर ले लिया, और वो स्केयर बराबर आ रहा है 1.0 टू 10⁻⁻14। अब अगर मैं H पॉजिटिव की कॉन्सेंट्रेशन निकालना चाहता हूं तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा, और जैसे ही हम इसका स्क्वायर रूट लेंगे हाइड्रोजन आयंस की कॉन्सेंट्रेशन आपके सामने आ जाएगी, और हाइड्रोजन आयंस की कॉन्सेंट्रेशन आएगी 1.0 इंटू 10⁻⁻7। और अगर H पॉजिटिव की कॉन्सेंट्रेशन इतनी आ रही है तो अजीज तलबा OH नेगेटिव की कॉन्सेंट्रेशन भी इतनी ही आएगी, और OH नेगेटिव की कॉन्सेंट्रेशन होगी वो भी इतनी ही होगी 1.0 इंटू 10⁻⁻7। ये सारा कुछ आपको सिर्फ लफ्ज pH समझाने के लिए इस्तेमाल हो रहा है। तो चूंकि H आ रहा है इसका मतलब है इसका ताल्लुक H पॉजिटिव की कॉन्सेंट्रेशन के साथ निकलता है। किसी भी जगह पर जब आपने pH निकालनी होती है, सबसे पहला काम आपने उसकी H पॉजिटिव की कॉन्सेंट्रेशन निकालनी होती है। उसके लिए हम क्या करेंगे? उसके लिए हम ये करेंगे कि पानी है, पानी की जैसे आयोनाइजेशन की है, तो जिस भी चीज को आपको दिया जाएगा उसकी आप आयोनाइजेशन करेंगे, आप देखेंगे उसमें H पॉजिटिव कितना बन रहा है। जैसे हमने पानी में देख लिया कि 25 डिग्री सेल्सियस पे पानी के अंदर हाइड्रोजन आयंस की कॉन्सेंट्रेशन है 1.0 इंटू 10⁻⁻7। बच्चों चूंकि माइनस के अंदर ये वैल्यू है, तो माइनस के अंदर जब वैल्यू होती है तो हमारे लिए वो बहुत छोटी वैल्यू होती है, तो उसको फिर मैयर करना और उसके साथ सारी कैलकुलेशन करना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए अब हम ये करेंगे कि इस माइनस वाले चक्कर को, इस माइनस वाली वैल्यू को किसी तरीके से ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। तो ऐसे में हम क्या करेंगे? ऐसे में हम ये करेंगे कि ये माइनस वाले मामले को ख़त्म करने के लिए हम इसका लॉगरिथम लेंगे। ये सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि हम इसका लॉगरिथम क्यों ले रहे हैं। आपने बताना है कि हम इसका लॉगरिथम इसलिए ले रहे हैं ताकि इस बहुत छोटी माइनस वैल्यू से हमारी जान छूट जाए, क्योंकि लेबॉर्ट्री के अंदर हम इसको बहुत छोटी वैल्यू को उस तरह से कैलकुलेट नहीं कर पाते। तो बच्चों हम क्या करेंगे? हम ये करेंगे
कि किसी भी जगह पर हाइड्रोजन आइंस की क्या कॉन्सेंट्रेशन आई है, हम उसका लॉग ले लेंगे और बिलखसूस माइनस लॉग लेंगे। बच्चों, जब भी आप किसी चीज का माइनस लॉग लेते हैं तो वहां पर आपके साथ साइन P लग जाता है। तो असल में P जो बराबर है वो इसके निकलेगा। तो जब भी हम किसी हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन का नेगेटिव लॉग ले लेंगे तो वो कहलाएगा pH। किसी भी चीज का नेगेटिव लॉगरिथम ले लेंगे तो साथ P लग जाएगा। मिसाल के तौर पे दूसरी कॉन्सेंट्रेशन देखें, दूसरी कॉन्सेंट्रेशन है OH नेगेटिव की। अगर आप OH नेगेटिव का माइनस लॉग ले लेते हैं उसकी कॉन्सेंट्रेशन का, अजीज तलबा, ये बराबर आ जाएगा POH के। तो मेरा कहने से मुराद क्या है कि किसी भी चीज के अंदर पहले आप आइंस की कॉन्सेंट्रेशन निकालें, जब आप उन आइंस की कॉन्सेंट्रेशन का नेगेटिव लॉग ले लेंगे तो उसके साथ लफ्ज P लग जाएगा। तो P जो है वो नेगेटिव लॉगरिथम को दिखाता है। किसी वक्त में इस P को पावर भी कहा जाता था, पोटेंशियल भी कहा जाता था। बहरहाल अब हम इसको माइनस लॉग का नाम देते हैं। तो आप हाइड्रोजन आइंस की कॉन्सेंट्रेशन किसी भी जगह पर निकालें, उस कॉन्सेंट्रेशन का माइनस लॉगरिथम ले लेंगे तो वो कहलाएगा pH। तो अजीज तलबा, सबसे पहले हम pH की डेफिनेशन लिखेंगे कि pH की डेफिनेशन क्या है। तो pH की बड़ी आसान सी डेफिनेशन है कि pH किसी भी सॉल्यूशन में मौजूद हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन का मनफी लॉगरिथम है। तो किसी भी सॉल्यूशन के अंदर जो हाइड्रोजन आयंस होंगे, जितने भी होंगे, उनकी जो मोलर कॉन्सेंट्रेशन होगी, जब हम उसका माइनस लॉगरिथम ले लेंगे तो वो कहलाएगा pH। तो देखते हैं पानी में हाइड्रोजन की जो कॉन्सेंट्रेशन है, अगर हम उसका मनफी लॉग लेते हैं तो हमारे सामने क्या सूरत हाल आती है। चूंकि हम साबित कर चुके हैं अजीज तलबा कि पानी में हाइड्रोजन की कॉन्सेंट्रेशन ये है, तो चलिए अगर हम pH निकालते हैं किसकी, पानी की, तो मैं यहाँ ब्रैकेट में लिख देता हूं कि ये हम पानी की pH निकाल रहे हैं। तो अगर हम पानी की pH निकालते हैं बच्चों, तो हम क्या करेंगे, हम ये करेंगे कि उसके अंदर मौजूद हाइड्रोजन आयंस की कॉन्सेंट्रेशन का माइनस यानी मनफी लॉग ले लेंगे। वैल्यू लगाते हैं, हम चूंकि कैलकुलेट कर चुके हुए हैं, तो इसमें जो मनफी लॉग आएगा वो आएगा 10.7 का, क्योंकि बच्चों ये वैल्यू 1.0 इंटू 10 टू रेस पावर -7 है। तो 1 अगर ख़त्म भी कर दिया जाए तो कोई बात नहीं है। ये माइनस और माइनस बच्चों प्लस हो जाता है, 7 पहले आ जाएगा, तो ये आपके पास बन जाएगा 7 इंटू log 10। और चूंकि आप तमाम स्टूडेंट्स को पता है और आप सब मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स हैं, आपको पता है कि log 10 जो होता है, चूंकि वो 1 के बराबर होता है, तो जब ये log 10 की जगह पे 1 की वैल्यू लगेगी तो हमारे पास उसका आंसर आ जाएगा 7 मल्टीप्लाई बाय 1 7। यानी pH, पानी की जो pH निकल रही है वो 7 निकल रही है। तो अजीज तलबा, यहां से हम 2 बातें सीखने में कामयाब हो गए। हमें यह पता चल गया, पहली बात, कि पानी की pH कितनी है। हमने पानी की pH निकाली तो वो 7 आ गई। दूसरी बात, हम क्या पढ़ने में कामयाब हो गए और क्या सीखने में कामयाब हो गए, हम किसी भी सोल्यूशन की pH निकालने का तरीका सीखने में कामयाब हो गए। तरीका क्या है, सबसे पहले उसको आइंस में कन्वर्ट करें, जब उसकी हाइड्रोजन आइंस की जो कॉन्सेंट्रेशन आई है वो निकालें, और वो निकालने के बाद माइनस लॉग लेके उसका आंसर निकाल दें। अजीज तलबा, आपके कोर्स में हाइड्रोजन आइंस की कॉन्सेंट्रेशन निकालने का तरीका आपके कोर्स में शामिल नहीं है, इसलिए वो सिर्फ आपको ये वैल्यू कोई ऐसी देंगे और आपने सिर्फ उसका नेगेटिव लॉगरिथम लगा के वो वैल्यू आपने निकाल लेनी। देखते हैं कि पानी की pOH कितनी आएगी। उससे पहले हम pOH की डेफिनेशन लिख लेते हैं। तो फॉर्मूले से ही डेफिनेशन निकल आएगी कि pOH क्या है। pOH किसी भी सॉल्यूशन
में मौजूद OH नेगेटिव आयंस की मोलर कॉन्सेंट्रेशन का मनफी लॉगरिथम है। तो अजीज तलबा, इसको निकालने का तरीका क्या होगा? दोबारा से वो तरीका इस्तेमाल करते हैं। तो POH निकालने का तरीका क्या होगा कि आपने किसी भी जगह पर OH यानी हाइड्रो ऑक्साइड आयंस की कॉन्सेंट्रेशन का नेगेटिव लॉग, मनफी लॉग लेना है। चूंकि उतनी ही कॉन्सेंट्रेशन हाइड्रोजन की है उसके अंदर जितनी हमने पहले निकाली है, तो पानी की जो POH है बेटा वो भी 7 ही निकलेगी। तो आज हम ये निकालने में कामयाब रहे हैं कि पानी की pH कैसे निकाली जाएगी और पानी की POH कैसे निकाली जाएगी। तो बच्चों, pH का कॉन्सेप्ट लीजिए कि pH क्या है, कि किसी भी सॉल्यूशन के अंदर हाइड्रोजन आयंस की क्या कॉन्सेंट्रेशन है। जब हम उसका मनफी लॉग ले लेंगे तो वो मनफी लॉग कहलाएगा pH। तो pH पढ़ने में तो हम कामयाब हो गए कि pH क्या है, हमें उसकी मुकम्मल समझ भी लग गई, हमें वो सारे कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो क्लियर हो गए। सवाल ये पैदा होता है कि ये pH स्केल क्या चीज है। तो अजीज तलबा, हमने हमारी आसानी के लिए एक स्केल बना रखा है और वो स्केल pH स्केल कहलाता है। इस स्केल से हमें फायदा क्या पहुंचता है? इससे हमें फायदा ये पहुंचता है कि हमारे लिए किसी भी चीज की एसिडिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ यानी एसिडिक और बेसिक ताकत का हमें अंदाजा हो जाता है। कह लीजिए कि हमें उसकी pH का अंदाजा हो जाता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये pH स्केल हमने निकाला कहाँ से है? चूंकि हमने पानी को इस पूरे मकसद के लिए बुनियाद बनाया है, तो पानी को ही हम इस पूरे मकसद के लिए इस्तेमाल करेंगे। पानी की pH जमा POH किसके बराबर आता है जी? ये आता है 14 के बराबर। आपके सामने है, हमने पानी की pH निकाली 7 और पानी की POH भी निकाली 7, तो टोटल आ गई 14। इस तरह बच्चों हमने एक स्केल बनाया है। ये स्केल 0 से शुरू होता है और 0 से शुरू होकर ये 14 यानी 14 तक ये जाता है। इस स्केल का नाम है pH स्केल। इस पर 7 का जो पॉइंट है, 7 का जो पॉइंट है, उस 7 के पॉइंट को हमने न्यूट्रल, इस 7 के पॉइंट को हमने न्यूट्रल तस्लीम कर लिया है कि अगर किसी भी चीज की pH 7 निकलती, जैसे हमने पानी को देखा, पानी एक न्यूट्रल चीज है, पानी ना ही एसिड है, पानी ना ही बेस है, उसकी pH कितनी निकल रही है? 7। तो हमने कह दिया हर वो चीज, हर वो सोल्यूशन जिसकी pH 7 निकलेगी, हमने उसको न्यूट्रल का नाम दे दिया। अब जो ये है कि pH 0 से लेके 7 तक, ये वाला जो मामला होगा 0 से लेके 7 तक, ये अगर किसी की pH निकल आती है तो याद रखिएगा कि वो चीज एसिडिक है। यानी एसिड वाली शय जो होगी, एसिड वाली कोई भी शय होगी, तो उसकी जो pH निकलेगी वो हमेशा 7 से कम निकलेगी, मतलब 0 से 7 के दरमियान में निकलेगी। 1 निकल आती है, 2 निकल आती है, 3 निकल आती है। तो अगर 7 से कम pH निकल रही है तो आपने समझ जाना है कि वो चीज एसिडिक है, वो चीज, उसके अंदर तेजाबियत मौजूद है। अगर किसी चीज की pH 7 से ज्यादा निकल आती है और 14 तक निकलती है, तो बच्चों आपने समझ जाना है कि वो चीज क्या है? वो चीज बेसिक है, वो चीज बेस है। तो ये बात ज़हन में रखिएगा कि pH स्केल जो है वो हमें किसी भी चीज के एसिडिक होने की और किसी भी चीज के बेसिक होने के लिए बताने के लिए जरूरी है। अगर किसी भी चीज की हम pH निकालते हैं और वो फर्ज कीजिए निकल आती है 3, तो आपने समझ जाना है कि वो चीज एसिड है। लेकिन एक और बच्चा किसी चीज की pH निकालता है और वो निकल आती है 11, तो आपने समझ जाना है कि वो बेस है। इस चीज का नाम है pH स्केल, और pH स्केल निकालने के लिए हमें इस पूरी कैलकुलेशन यानी पानी का सहारा लेना पड़ा। अजीज तलबा, 2 स्केल्स एट अ टाइम आपने स्टडी करने होते हैं। एक यानी pH स्केल में 2 स्केल्स आ रहे होते हैं। एक तरफ pH जा रही होती है जो शुरू होती है 0 से, 1, 2, 3, 4, 5 और ये आगे की तरफ जाती है।
इसी के उल्ट जो दूसरा स्केल चल रहा है वो चल रहा है POH। POH इसके उल्ट चलता है। अगर किसी की pH 0 है तो उसमें POH 14 है, 14। ये उल्ट चलता है, 13, 12, 11, 10, 9, ये इस तरह चलती है। इसको मैं साबित करके दिखाता हूं, और इस चीज को समझना हमारे तलबा के लिए बहुत 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 जरूरी है। फर्ज कीजिए कि हमारे पास एक सॉल्यूशन था और जब हमने उसकी pH निकाली तो उसकी जो pH थी वो निकल आई 4। जब pH 4 निकल रही है तो एक चीज आपके जहन में फौरन आ जानी चाहिए कि ये चीज एसिडिक होगी, क्योंकि pH 7 से कम है। तो जब pH 7 से कम होती है तो हम कहते हैं वो चीज एसिडिक है। तो ये बात तो साबित हो गई। लेकिन असातिज़ा में से कोई शख्स आपसे कह देता है, कोई उस्ताद आपसे कहते हैं इसकी POH निकालें, तो POH निकालने में स्टूडेंट्स घबरा जाएंगे कि इसकी pH तो 4 दी हुई है, इसकी POH कैसे निकालें। उसके लिए बच्चों आप ये स्केल इस्तेमाल कर सकते हो। गौर कीजिए, POH और pH और POH को जमा करके हमेशा आंसर क्या निकलता है? 14। अगर आप किसी की pH पता है और आप POH निकालना चाहते हैं तो गौर कीजिए, POH निकालने के लिए हम क्या करेंगे? pH उधर जाके माइनस हो जाएगा। तो 14 में से जब हम उसको माइनस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा POH। अगर आपको एक सॉल्यूशन की POH दी गई है और कहते हैं इसकी pH निकालो, तो भी आसान है। तो जब आप pH निकालेंगे तो ये चूंकि इधर प्लस हो रहा है तो उधर जाके माइनस हो जाएगा। अजीज तलबा, ये दो बातें इंतहाई अहम थी जिनको आपने जहन में रखना है, क्योंकि ये आपके न्यूमेरिकल्स में काम आएंगी। आपके न्यूमेरिकल में वो एक सोल्यूशन देंगे और कहेंगे कि इसकी POH पता करें, जबकि तरीका pH वाला होगा। तो आपने घबराना नहीं है, आपने पहले उसकी pH निकालनी है और फिर आपने उस pH को 14 में से माइनस करके POH निकाल देनी है। जैसे यहाँ पे एक सोल्यूशन मैंने आपको दिया है, उस सोल्यूशन की pH मैंने बता दी 4 और मैंने कहा इसकी POH निकालें, तो कोई मसला नहीं है। POH निकालने का तरीका आपके सामने है कि POH निकालने के लिए जस्ट 14 में से pH माइनस करें, चूंकि इसकी pH 4 है, 14 में से 4 माइनस होगा तो आंसर आ जाएगा 10। अजीज तुलबा, गौर कीजिए, जो मैंने आपके सामने लिखा हुआ था उसमें pH 4 थी और POH 10 थी। तो इसी तरह ये pH वाला स्केल 0 से शुरू होके यहाँ पे 14 पे ख़त्म होगा और POH स्केल का यहाँ से 0 से शुरू होके इस तरह 14 पे ख़त्म होगा। आप इसका काउंटर एक और प्रैक्टिस करके देख सकते हैं, जैसे मैंने आपके सामने यहाँ पर लिखा हुआ है। आप फर्ज कर लीजिए कि आपके सामने किसी की pH आ जाती है 10, तो आपको क्या जाता है इसकी POH निकालें। तो इस तरह प्रैक्टिस करके आप एक वैल्यू अपने पास से निकाल सकते हैं। तो अजीज़ तलबा, ना सिर्फ हमने pH निकालने का तरीका सीख लिया, बल्कि हमने ये निकाल लिया कि अगर pH पता है तो उससे POH कैसे पता की जा सकती है। तो उसके लिए मैंने आपको तरीका बता दिया कि 14 में से pH की वैल्यू माइनस कर देंगे, POH आ जाएगा, और 14 में से POH की वैल्यू माइनस कर देंगे तो pH आ जाएगा। अब हम आते हैं इस चीज़ पे कि अगर किसी सोल्यूशन की pH हमें पता चल जाती है और POH हमें पता चल जाती है, हम उससे नताइज क्या निकालेंगे, हम उससे नताइज क्या निकाल सकते हैं, वो मैं आपको बताता हूं। पहला नतीजा हमने क्या निकाला? पहला नतीजा हमने ये निकाला कि जो pH स्केल है वो 0 से 14 तक का है। ये बात हमने आज के टॉपिक के अंदर निकाल ली है कि pH स्केल जो है वो 0 से शुरू होता है और 14 तक जाता है। अब इसके अंदर से फर्दर नताइज हमने क्या निकाले हैं? pH, अगर pH 7 है, अगर किसी भी सॉल्यूशन की pH 7 निकल आती है तो आपने समझ जाना है कि वो चीज न्यूट्रल है। किसी भी चीज की जब pH 7 निकल रही है, किसी भी सॉल्यूशन की pH 7 निकल रही है तो वो न्यूट्रल है। अगर pH
7 से कम है, अगर pH 7 से कम है तो हम साबित कर चुके हैं कि वो चीज एसिड है। अगर pH 7 से ज्यादा है तो हम साबित कर चुके हैं कि वो चीज बेस है। ये बातें हम साबित कर चुके हैं ऑलरेडी, लेकिन कुछ थोड़ी सी गहराई वाली बातें अभी रहती हैं जिनके ऊपर हमारा फोकस जरूर होना चाहिए। मैं आपके सामने कहता हूं कि मेरे पास एक सोल्यूशन है S1 और मेरे पास एक सोल्यूशन है S2 और मेरे पास एक सोल्यूशन है S3। S1 की pH है 1, S2 की pH है 2 और S3 की pH है 3। आपसे मैं ये सवाल करता हूं, मुझे बताएं इनमें से स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा होगा। तो बहुत सारे बच्चों के ज़हन में आएगा 3, कि जिसकी pH 3 है वो एक ताकतवर एसिड होगा, वो एक स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, जबकि ऐसा हरगिज नहीं है। चूंकि बच्चों हम बात कर रहे हैं मनफी लॉगरिथम, तो चूंकि हम मनफी लॉग की बात कर रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि नेगेटिव वाली साइड पे जाके सोचें, जब pH कम आएगी तो आपने समझ जाना है वो एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। जैसे जैसे pH बढ़ती जाएगी, चूंकि आप न्यूट्रल की तरफ जा रहे हैं, इसका मतलब है उसकी ताकत कमी की तरफ जा रही है। तो pH 1 वाला जो सोल्यूशन होगा वो ज्यादा ताकतवर एसिड होगा pH 2 की निस्बत, और उससे ज्यादा कमजोरी pH 3 वाले के अंदर हमें नजर आएगी। इसी तरह जैसे मैंने एक सोल्यूशन आपके सामने pH 4 का लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये एसिड तो है लेकिन ये कोई स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं है, बल्कि ये एक कमजोर एसिड है। अगर pH 7 से ज्यादा आ जाए तो इसका मतलब है हम बेस की तरफ जा रहे हैं, और जैसे जैसे उसमें वैल्यू बढ़ती जाएगी बेस की ताकत और बढ़ती चली जाएगी। मतलब अगर आपके पास एक सोल्यूशन है जिसकी pH है, फर्ज कीजिए कि उसकी pH थी 10, तो वो बेस है। एक सोल्यूशन है जिसकी pH है 12, तो pH 12 वाला ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस होगी, ज्यादा ताकतवर बेस होगी, क्योंकि उसकी pH वैल्यू ज्यादा है। तो ये समझना जरूरी है कि pH वैल्यू जितनी कम होगी, pH वैल्यू जितनी कम होगी उतना वो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, और pH वैल्यू जितनी ज्यादा होगी उतना वो स्ट्रॉन्ग बेस होगा। और आप वीक को चेक करने के लिए उसका उल्ट कर सकते हैं। तो ये भी थोड़ा सा क्रिटिकल पॉइंट थे जिनको हम नताइज में लिखेंगे कि अगर pH कम है, तो pH कम हो तो ताकतवर एसिड की निशानी है, और अगर pH ज्यादा है, अगर pH ज्यादा आ रही है तो ये एक ताकतवर बेस की निशानी है। मिसाल के तौर पे अजीज तलबा, जब आप प्रैक्टिकल्स परफॉर्म करेंगे तो वहां पे आप कुछ चीज़ों की एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ चेक करने के लिए, उनकी ताकत देखने के लिए आप उसकी pH निकालेंगे, तो वहाँ पे लेमन का सोल्यूशन भी आएगा, लीमू का सोल्यूशन भी आएगा। जब आप उसकी pH निकालोगे वो 4, 5, 5, 6 के करीब होगी, मतलब वो एक स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं है, वो एक वीक एसिड है। उसके अंदर सिट्रिक एसिड होता है, और सिट्रिक एसिड एक कमज़ोर एसिड होता है। लेकिन उसके मुकाबले में जब आपको हाइड्रोक्लोरिक एसिड दिया जाएगा तो उसकी pH आपको नजर आएगी 1-2 के करीब नजर आएगी। यही वजह है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारे मैदे के अंदर भी होता है, हमारे स्टमक के अंदर भी होता है, और हमारे स्टमक की जब हम pH निकालते हैं तो वो 2.2 के करीब निकलती है। वो 2.2 के करीब निकलने की वजह ही ये है कि हमारे मैदे के अंदर स्ट्रॉन्ग एसिड हाइड्रोक्लोरिक एसिड अल्लाह ताला ने पैदा कर रखा है। तो अजीज़ तलबा, ये चंद एक नताइज जो हमने आज के टॉपिक के अंदर से निकाले हैं वो आपके सामने मैंने लिखे हुए हैं, और उनको हमने डिटेल के अंदर जो है वो डिस्कस कर लिया है। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये एसिड्स हमने देख लिया कि ठीक है, मान लिया कि pH 1 वाला स्ट्रॉन्ग एसिड, हमने उसको साबित भी कर लिया, pH 2 वाला उससे थोड़ा सा कमज़ोर है, pH 3 वाला उससे और थोड़ा सा कमज़ोर है। सवाल ये पैदा होता है कि ये कितने गुना एक दूसरे से ज़्यादा कमज़ोर है या ताकतवर है। तो अजीज़ तलबा, चूंकि हम आपके सामने यहाँ पे देख सकते हैं आप कि लॉग
10 आ रहा है, यानी 10 गुना, 10 गुना, हर एक पॉइंट के बाद 10 गुना के करीब वैल्यू बढ़ती चली जाएगी। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, मैं आपको समझाता हूं। अगर आप किसी की pH 1 देख रहे हैं, तो pH 1 का मतलब क्या है अजीज तलबा? उसकी वैल्यू, उसमें जो हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन होगी वो होगी 1.0 इंटू 10⁻⁻⁻1। जाहिर है, देखिए ना, जब -7 थी तो वैल्यू क्या निकली थी? 7। तो जब -1 होगी कॉन्सेंट्रेशन तो pH की वैल्यू क्या होगी? 1। इसी तरह अगर किसी की pH निकलती है 2, तो उसमें हाइड्रोजन आयंस की कॉन्सेंट्रेशन क्या थी? 1.0 इंटू 10⁻⁻2। आप समझ सकते हैं कि -1 और -2, 10⁻⁻1 और 10⁻⁻2 में एक वैल्यू का फर्क नहीं है, 10 पॉइंट्स का फर्क है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि pH 1 वाला जो सोल्यूशन है और pH 2 वाला जो सोल्यूशन है वो एक दूसरे से 10 गुना उनमें फर्क है, 10 गुना फर्क है। इसी तरह अगर pH की वैल्यू आ जाती है 3, तो उसमें हाइड्रोजन आयंस की कॉन्सेंट्रेशन होगी 1.0 10⁻⁻3। तो -2 और -3 जो है ये एक दूसरे से 10 गुना का फर्क रखेंगे। लेकिन अजीज तलबा, अगर आप -1 वाले का और -3 वाले का कंपैरिजन करेंगे तो वो 10 गुना नहीं होगा। अगर आप -1 वाले का -3 के साथ करेंगे तो ये 100 गुना का फर्क निकल आएगा। तो इस बात को समझना बहुत जरूरी है कि अगर आपके पास एक सोल्यूशन पड़ा होता है pH 1 वाला और एक pH 2 वाला पड़ा होता है, दिखने में तो सिर्फ pH एक अमाउंट, एक वैल्यू का फर्क है, लेकिन असल में वो 10 गुना ज्यादा। तो साबित हुआ कि pH 1 वाला स्ट्रॉन्ग एसिड है बनिस्बत pH 2 वाले के, और वो उससे 10 गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, यानी ये इससे 10 गुना ज्यादा कमजोर है। इसी तरह pH 1 और pH 3 में 100 गुना का फर्क आएगा, pH 1 और pH 4 वाले में 1000 गुना का फर्क आएगा। तो ये 10 के लिहाज से बढ़ना है, क्योंकि हमने बेस यहां पे उसकी log 10 ली हुई है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये नताइज जो हमने निकाले हैं, जो थोड़े से क्रिटिकल हैं, इन नताइज की आपको अच्छे तरीके से जरूर जो है वो समझ लग चुकी होगी। अगर हम टॉपिक को कॉन्क्लूड करें तो साबित होता है कि pH क्या है? किसी भी जगह पर हाइड्रोजन आयंस की कॉन्सेंट्रेशन, मोलर कॉन्सेंट्रेशन का मनफी लॉग लिया जाएगा तो वो कहलाएगा pH, और अगर OH का लेते हैं मनफी लॉग तो वो कहलाएगा POH। pH और POH की पानी की वैल्यूज निकाल के उन्हें ऐड करके एक स्केल बनाया हुआ है जो 0 से लेके 14 तक जाता है। इस स्केल का नाम है pH स्केल, और इसमें 7 वैल्यू जो आती है वो न्यूट्रल आती है। मिसाल के तौर पे आपको लेबोरेटरी में 3 सॉल्यूशंस दे दिए जाते हैं और उनमें से कहा जाता है कि ये एक न्यूट्रल है, एक एसिड है और एक बेस है, और इनकी pH निकालें। तो जब आप न्यूट्रल वाले की pH निकालेंगे तो वो 7 निकलेगी, एसिड जो है वो 0 से 7 के दरमियान निकलेगा, और बेस जो है वो 7 और 14 के दरमियान में निकलेगा। इसी तरह pH स्केल के बिल्कुल ऑपोजिट रिवर्स की सूरत में POH चल रहा होता है। उसका तरीका मैंने आपको समझा दिया कि अगर आपको pH पता है और POH निकालना है तो 14 में से pH माइनस कर दें। अगर आपको POH पता है और pH निकालना है तो उसको 14 में से माइनस कर दीजिए। और वो हमने यहाँ पे एक प्रैक्टिकल एग्जांपल भी करके देख लिया है कि अगर किसी सॉल्यूशन का pH 4 होता है तो उसकी जो POH निकलती है वो 10 निकलती है। और ये नताइज अजीज तलबा, ये नताइज इंतहाई अहम होंगे। इन नताइज के ऊपर आपका ज़्यादा फोकस होना चाहिए कि किस तरह से हमने पूरे टॉपिक को पढ़ के उनसे नताइज क्या निकाले हैं। नताइज चूँकि ज़्यादा अहम है, मैं इनके ऊपर 1 मिनट के अंदर इसको रिव्यू करना चाहूँगा। pH स्केल 0 से 14 तक है, pH 7 है तो वो चीज़ न्यूट्रल है, pH 7 से कम है तो वो चीज़ एसिडिक है, pH 7 से ज़्यादा है तो वो चीज़ बेसिक है या बेस है। pH अगर कम है तो इसका मतलब है ताकतवर एसिड है, उसको हम साबित कर चुके हैं। अगर pH ज़्यादा है तो इसका मतलब है ताकतवर बेस है। यही वजह है कि जब आप सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो सबसे ज़्यादा ताकतवर बेस मानी जाती है, जब आप उसकी pH निकालते हैं तो वो 14 यानी हाईएस्ट pH निकलती है 14। और इसी तरह सल्फ्यूरिक एसिड जो सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड माना जाता है, जब हम उसकी pH निकालते हैं तो उसकी pH निकलती है 1, जो कि सबसे कम है, तो वहाँ पे उसकी pH जो है वो 1 निकलती है और वो एक स्ट्रॉन्ग एसिड माना जाता है। अब चलते हैं अजीज तलबा टॉपिक के आखिरी मरहले की तरफ चलते हैं कि pH के इस्तेमालात क्या हैं, pH के यूजेस क्या हैं।
तो पीएच के जो इस्तेमालात हैं या पीएच की अफादियत अगर हम बात करें, पीएच की अहमियत की बात करें, तो ये बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है। इसकी अहमियत मैं सिर्फ पहले एक लाइन से आपको समझा दूं कि हमारी जिस्म की भी एक पीएच निकलती है। अगर हमारी जिस्म की जो पीएच निकलती है, अगर इसके अंदर मामूली सा भी रद्दो-बदल हो जाए, मामूली सा भी चेंज आ जाए, तो इंसान की मौत तक वाक़या होने के चांसेस पैदा हो जाते हैं। पीएच बहुत अहमियत है इसकी। और पीएच की अहमियत हमें कहाँ नज़र आती है? सबसे पहले याद रखिएगा कि किसी भी चीज़ के एसिड और बेस होने की शनाख्त, अगर फर्ज कीजिए कोई चीज़ आपके सामने पड़ी हुई है और आप कहते हैं सर ये एसिड है, तो फिर जाहिर है कि उसकी पीएच 7 से कम होनी चाहिए। तो जब आप लेबॉर्ट्री में काम करें और किसी भी चीज़ की पीएच 7 से कम निकल आए, आप आंखें बंद करके लिख दीजिएगा कि वो एसिड है। और अगर पीएच 7 से ज़्यादा निकल आती है तो इसका मतलब वो बेस है, और पीएच 7 निकलती है तो वो न्यूट्रल है। तो साबित हुआ कि लेबॉर्ट्री के अंदर मौजूद किसी भी केमिकल की शनाख्त कर लेना पीएच के ज़रिए हमारे लिए आसान हो गया। हमने सिर्फ उसकी पीएच निकालनी है और पीएच निकाल के हम उसको एसिड या बेस के अंदर कैटेगराइज कर देंगे। दूसरी बात, जितने भी बायो केमिकल रिएक्शंस हैं, बायोकेमिकल रिएक्शंस, जितने भी बायोकेमिकल रिएक्शंस हैं, उनमें पीएच बड़ी ज़्यादा अहमियत रखती है। क्योंकि जिस तरह मैंने आपको बताया कि हमारे जिस्म की यानी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, हम भी इंसान लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर आते हैं, जानदार चीज़ों में आते हैं, तो जिस तरह हमारी एक पीएच है, इसी तरह तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म, तमाम जानदारों की कोई ना कोई पीएच होती है। तो जब भी हम कोई बायोकेमिकल रिएक्शंस करवा रहे होते हैं लेबॉर्ट्री में, चाहे हम रेस्पिरेशन करवा रहे हैं, चाहे हम फोटोसिंथेसिस को देख रहे हैं, उन सब के अंदर पीएच के बारे में हमें पता होना ज़रूरी है। और बिलखसूस जब हम कल्चर प्रिपेयर करते हैं। अजीज़ तलबा, कल्चर किसको कहते हैं? जो बच्चे बायोलॉजी पढ़ते हैं उन्हें पता होगा कि कल्चर किसको कहते हैं। लेबॉर्ट्री के अंदर हम जो एक जानदार चीज़ों का एक मिक्सचर सा बना लेते हैं, ये चेक करने के लिए कि वो कैसी ग्रोथ दिखा रहे हैं, वो कैसा बिहेवियर कर रहे हैं, वो सारा हमारा कल्चर कहलाता है। यानी हमने कोई लेबॉर्ट्रीज़ वगैरह में जब कोई नई दवाई भी बनानी होती है किसी कंपनी में, वहाँ पे भी पहले एक कल्चर बनाया जाता है। फ़र्ज़ कीजिए किसी बैक्टीरिया को मारना है, किसी वायरस को मारना है, तो उसका एक कल्चर बनता है। तो उसकी पीएच हमें पता होनी चाहिए ताकि उसके हिसाब से हम उसका ट्रीटमेंट और वो सारी चीज़ें करें। तो बच्चों, बायोकेमिकल रिएक्शंस के अंदर और कल्चर वगैरह बनाने के लिए हमारे पास पीएच का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा जितने भी हमारे पास एंजाइम है, बायोलॉजी स्टूडेंट्स को पता है एंजाइम्स क्या होते हैं। एंजाइम्स ऐसे केमिकल्स हैं जो किसी भी रिएक्शन को तेज़ करवा देते हैं, और तेज़ करवा, हमारे जिस्म के अंदर भी बहुत सारे एंजाइम्स काम कर रहे हैं। एंजाइम्स एक ख़ास पीएच पे काम करते हैं, और अगर वो पीएच चेंज हो जाए तो एंजाइम की एक्टिविटी ख़राब हो जाती है। तो एंजाइम्स के सारे रिएक्शंस जो हैं उनके अंदर हमें पीएच का नॉलेज होना बहुत बहुत ज़रूरी है। इसी तरह अद्वियात साजी के अंदर पीएच का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। मिसाल के तौर पे अगर हमें मैदे से मुतल्लिक कोई दवाई खानी पड़ रही है, तो चूँकि हमारी मैदे की पीएच मैंने शुरू में बताया थोड़ी देर पहले कि 2.2 होती है, हमें मैदे की अद्वियात बनाते वक्त उनमें ऐसे केमिकल्स ऐड करने हैं ताकि उनकी पीएच मैदे के साथ मुताबिकत रखे। अगर पीएच में तब्दीली आ गई, वो दवाई हमारे मैदे में जाके काम नहीं करेगी। अद्वियात साजी के अंदर पीएच का हमें नॉलेज होना बहुत 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 ज़रूरी है। तो अजीज़ तलबा, पीएच की अहमियत और अफादियत भी मैंने आपको साथ में बयान कर दी है। इस तरह आपकी बुक में मौजूद पीएच का पूरा टॉपिक जो है वो समराइज़ हो गया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि पीएच का पूरा टॉपिक जो है वो आपको समझ लग चुकी होगी। इसके अलावा थोड़ी सी अफादियत सुन लीजिए कि पीएच की और अफादियत क्या है। जो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स हैं वहाँ पर भी पीएच का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा स्विमिंग पूल्स की सफाई और ये सारे जो मामलात हैं, इनमें भी पीएच का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। जो हम ड्रिंकिंग वाटर पीते हैं मुख्तलिफ कंपनीज़ का मिनरल वाटर के नाम से, उस प्लांट के लिए भी पीएच का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है।
गर्ज़ ये कि हम जहाँ कहीं पर भी पानी और बिलख़ुसूस एसिड्स और बेसिस के मामलात कर रहे हैं, वहाँ पीएच की इंफॉर्मेशन और नॉलेज होना बहुत बहुत ज़रूरी है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि तमाम स्टूडेंट्स को इस पीएच स्केल वाले टॉपिक से फ़ायदा हुआ होगा। इसको किताब से ज़रूर कीजिए। इसकी डेरिवेशन बहुत अहम समझी जाती है। डेरिवेशन जो है उसको एक दफ़ा प्रैक्टिस करें और किसी भी सॉल्यूशन की पीएच एक दफ़ा खुद से निकालने की कोशिश करें। बहुत शुक्रिया। तो बच्चों ये था टॉपिक पीएच स्केल का, जिसमें हमने पढ़ा कि पीएच स्केल को इसलिए बनाया गया है ताकि हम इसकी मदद से किसी भी चीज़ के बारे में ये जान सकें कि वो एसिडिक है या वो बेसिक है। मैं उम्मीद करता हूँ कि इसको बनाने का तरीका सब बच्चों को समझ लग चुका होगा। बच्चों इसको एक लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे लाज़मन तैयार कीजिएगा। इंशाअल्लाह अगले लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।